स्पेशल के एक और एपिसोड में आप सबका खैर मकदम है। इससे पहले के एपिसोड में हमारी बात हुई थी डॉक्टर क़य्यूम खान से, वन ऑफ द लीडिंग न्यूरो सर्जन, जिनसे हमने नर्वल प्रॉब्लम्स के बारे में जाना, उनके प्रिवेंटेशन, उनके कॉजेज़ के बारे में जाना, और मोस्टली हमने ये जाना कि न्यूरो सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है। क्योंकि कई बार हमने देखा कि जो पेशेंट्स है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर उनका नर्वल प्रॉब्लम है तो हमें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मंसूर अहमद, हु इज़ वन ऑफ द न्यूरो साइकेट्रिस्ट। आइए आपकी मुलाकात करते हैं डॉक्टर मंसूर अहमद से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, आपसे कई सारे सवाल पूछने हैं। उससे पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं। मैं डॉक्टर मंसूर हूँ। प्रेजेंटली मैं जीएमसी अनंतनाग में हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन है साइकेट्री। मैंने अपनी मास्टर जो एमडी साइकेट्री है जीएमसी श्रीनगर में करी थी 2010 से 2012 तक। उससे पहले मैंने जो एमबीबीएस करी थी वो सिकमल मेडिकल कॉलेज, जिसको हम आम लैंग्वेज में जेवीसी बोलते हैं। उसके बाद आई वर्कड इन जीएमसी श्रीनगर फॉर सम टाइम, देन ब्रीफली इन GMC Baramulla for a brief time. Then last 6-7 years I have been in GMC Anantnag only. डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि आज जो लीडिंग प्रॉब्लम्स है या तो गायनिक के रिलेटेड होता है या तो मेंटल प्रॉब्लम के रिलेटेड होता है। तो ये आपका वक्त, आपका कीमती वक्त जो आपने हमें दिया है, हम इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जो ये मेंटल हेल्थ है ये क्या बेसिकली क्या है ये? देखिए, WHO या कोई भी डेफिनीशन जब हम हेल्थ के लिए लें कि सेहतमंद इंसान किसको कहते हैं, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स रहे हैं। उसमें कहा गया है कि फ़िज़िकल वेलनेस इम्पॉर्टेंट है, इमोशनल वेलनेस इम्पॉर्टेंट है, फ्री फ्रॉम डिजीज़ रहना इम्पॉर्टेंट है, और उसी में एक कंपोनेंट है मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। तो मेंटली हेल्दी होने का मतलब ये रहेगा कि एक इंसान अपनी जो एक्सपेक्टेड क़ुव्वतें हैं, इमोशनल क़ुव्वतें, उनको वो भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। सेकंड, वो रोज़मर्रा के जो स्ट्रेसेस है, रोज़मर्रा के चैलेंजेस है, रोज़मर्रा की जो उससे एक्सपेक्टेशंस है, एडजस्टमेंट्स हैं, वो वहाँ पे पूरा खरा उतर रहा है। और थर्ड, वो एक प्रोडक्टिव वे में अपने समाज को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि उसको मेजर मेंटल इशू ना हो। सो मोटा मोटा ऐसा नहीं है कि किसी भी इंसान को जिसको मेंटल हेल्थ इशू नहीं है उसको हम बोलेंगे मेंटली हेल्दी। मेंटली हेल्दी वही है जो अपने आप को देख रहा है, अपनी फैमिली को देख रहा है, समाज को देख रहा है, और अल्टीमेटली विद इन हिमसेल्फ पीस में है। मेंटल हेल्थ यही रहता है। जो आपने पीस की बात की, किस टाइप की पीस होना चाहिए एक कॉमन पर्सन को? एक कॉमन पर्सन कंट्रीब्यूटर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सारी रोज़मर्रा के लाइफ के चैलेंजेस को स्ट्रेस बोलते हैं। यू शुड नॉट फील स्ट्रेस्ड आउट। इनफैक्ट कहते हैं कि स्ट्रेसेस का हमारी लाइफ में इतना अच्छा रोल है कि मोस्ट 70 to 80% स्ट्रेसेस पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं हम में से जो अच्छापन है वो निकल आता है। वी गिव आवर बेस्ट एट आवर स्ट्रेसफुल टाइम्स। सो एक आम इंसान की लेवल यही होती है कि ही परफॉर्म्स बेस्ट इन स्ट्रेस, ही इज़ एबल टू विदहोल्ड डे टू डे चैलेंजेस, जो रोज़मर्रा के उसको चैलेंज मिलते हैं। जैसे उसकी जॉब चेंज हो गई, जैसे अचानक से उसको कोविड में बोला गया आप घर बैठो, जैसे उसको अचानक से एक स्कूल चेंज हुआ, जैसे अचानक से उसका करिकुलम चेंज हुआ। ही इज़ एबल टू sustain. This is being mentally healthy, this is being at peace, and most important is he is finding himself happy. He's not feeling unusual sadness, or he's not feeling at edge. So this will be a mental peace. डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि कोविड हुआ था 2019 में, तो जो काफ़ी लोग स्ट्रेस थे, लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी पे काम किया, क्योंकि फ़ोन वगैरह बंद है, आपस में ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। तो उस टाइम पे जो पेशेंट्स है, आपको क्या लगता है ज़्यादा स्ट्रेसफुल थे या द पेशेंट्स वर गेटिंग इन द पीस? मोस्ट ऑफ द पीपल, जो कोविड टाइम पे इसमें रिसर्च भी आया था, फिर मोस्ट ऑफ द पीपल एडजस्टेड। जब हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है, यूजुअली 80-85% लोग यूजुअली ऐसी सिचुएशंस में एडजस्ट कर लेते हैं। और जो लोग ऐसे मामलात में क्रिएटिव रहते हैं, जैसे क्रिएशन वुड बी आर्ट, क्रिएशन वुड बी पोइट्री, क्रिएशन वुड बी पेंटिंग, क्रिएशन वुड बी राइटिंग, और जो अल्ट्रिस्टिक हो, यम बाकियन लुकन ना खदमत करन अत दौरान, दोज पीपल आर मोर एट पीस, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज विच आर विद मोस्ट हेल्दी पर्सन्स। अल्ट्रिस्टिक रहना, क्रिएटिव रहना, सबलाइन करना, चीज़ों को इम्बाइब करके एक नया रास्ता ढूंढना। ऐसा नहीं हुआ कि कोविड के बाद बहुत ज़्यादा लोग या उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों को मेंटल हेल्थ इशू है। हाँ, ठीक ठाक
लेवल्स ऑफ एंग्जाइटीज़ बढ़ी, विच वॉज वेरी ट्रू, विच वॉज एक्सपेक्टेड। और WHO ने तब कॉल भी दी थी कि अब तो कोविड का मेन फेज चला गया है, नाउ लेट्स बी रेडी फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज़। कोविड के बाद मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आने लगे थोड़े से ज़्यादा, विच वॉज मोर देन एक्सपेक्टेड। दैट हैज़ बीन ए चेंज एंड उसके इफ़ेक्ट्स अभी भी लोगों में आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, व्हाट वेयर द कॉमन पेशेंट्स जो आपके पास आते थे फॉर आफ्टर कोविड? कोविड के दौरान तो यूजुअली फुटफॉल तो कम था हर जगह, हर स्पेशलिस्ट को। बट आफ्टर कोविड अ लॉट ऑफ कोविड में तो लोग वही एंग्जाइटी लेके आते थे, डर, पैनिक, फियर, खो। बट कोविड के बाद हमने देखा कि न्यू ऑनसेट यंग डिप्रेशंस आ रहे हैं। Whether it's because of COVID or not, that's a point to be tested. But new young onset depression, इसका मतलब क्या है कि जो जवान है, जवानों में पहली बार का डिप्रेसिव एपिसोड, पहली बार का एंग्जाइटी एपिसोड, खास तौर पे उस पर डिप्रेसिव एपिसोड ज़्यादा आने लगे हैं। पिछले 2-3 साल में हम उस चीज़ में एक इजाफा ही देख रहे हैं। हालांकि इस बारे में जो कंक्रीट डेटा है वो भी आया नहीं है, बट अभी एक सर्वे हो रही है NMHS-2, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2, जिसमें J&K को भी पूरी तरह कवर किया गया है। उसके रिजल्ट शायद 1-1.5-2 साल में आ जाएं एंड पिक्चर विल बी वेरी क्लियर हाउ इज इट डिफरेंट दैन ओल्डर सर्वेज। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, जो ये कहते हैं मेंटल हेल्थ और ब्रेन हेल्थ, इज इट डिफरेंट? इट शुड नॉट बी डिफरेंट। एक्चुअली वर्ल्ड ओवर एक कॉन्सेप्ट आया है न्यूरोसाइनेसिस का, रादर दैन फोकसिंग ऑन वन थिंग ओनली। न्यूरोसाइनेसिस में a general physician, a neurologist, a neurosurgeon and a psychiatrist, they sit together and see a holistic view of the patient. जैसे आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट की मैं मिसाल दूँ, निम्हांस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस विच इज इन बेंगलुरु, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स। वहाँ सब डिपार्टमेंट्स एक साथ काम कर रहे हैं अलॉन्ग विद अलाइड पैराक्लिनिकल डिपार्टमेंट। सो ब्रेन हेल्थ में सब लोग एक साथ देखते हैं, बिकॉज इफ देयर विल बी समथिंग फ्रॉम द न्यूरोसर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एग्जाम्पल एक जगह एक ब्रेन में एक ट्यूमर है, उसका एक इफेक्ट रहेगा कि उस बंदे को कमज़ोरी है, बट एक इफेक्ट ये भी होगा कि उसके मेंटल इश्यूज आ जाते हैं। इसी तरह न्यूरोलॉजी में अगर आप देखें कि बहुत सारे पेशेंट्स को पार्किंसोनिज्म होता है, बट साथ में डिप्रेशन भी आ जाता है। सो द कनेक्शन इज़ वेरी इंटीग्रेट एंड कनेक्शन इज़ always there between a pure brain issue and a pure mind issue, between a pure physical issue and pure emotional issue. There is usually a connection, and that's why you will see a crisscross कि न्यूरोलॉजिस्ट कभी साइकाट्री का पेशेंट देखता है और साइकाट्रिस्ट कभी न्यूरोलॉजी का थोड़ा बहुत पेशेंट देख लेता है, बिकॉज दे आर वेल वर्स्ड विद दीज थिंग्स कि कैसे केयर करना है। हाँ, having done that, we will have to limit all of us, all the specialists within our specialty. कभी कभार like we help a patient, but that should not be a routine, but the connection is there. तो बहुत बार हमने सोचा है कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है एक पर्सन में, वो कैसे स्टार्ट होता है? कैसे एक पर्सन को लगता है कि आई हैव अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलना एक ये बहुत वेग टर्म हो जाएगी। मेंटल हेल्थ इश्यूज ऐसा नहीं है कि एक डिसऑर्डर है। Okay. It's a bunch of 1000 disorders approximately. DSM में अगर ICD में देखें क्लासिफिकेशन F0 से F99, फिर हर किसी की एक एक ब्रांच अलग है। सो देयर आर अराउंड 1000 डिसऑर्डर्स। तो सब डिसऑर्डर्स को लेकर एक नाम देना कि कैसे आएंगे ये बहुत डिफिकल्ट है। बट जो कॉमन मोटे मोटे डिसऑर्डर्स है, जैसे डिप्रेशन एक कॉमन डिसऑर्डर है, सेकंड एंग्जाइटीज थोड़े कॉमन है। अब डिप्रेशन क्या होता है कि मैं इसके बारे में बात करूँगा कि कैसे होता है। एक यंग एडल्ट है, उसको अनयूजुअल सैडनेस होती है, तसुबासन हंग तमंग में दिल परेशान विदाउट रीजन, उसको कोई रीजन नहीं लगता है बट बिल्कुल परेशान। आजकल के यू टीन्स में ज़्यादा ये होता है, बहुत परेशानी है। और वो कुछ चीज़ें करता है, जैसे खेलता है, घूमता है, जो चीज़ें उसको पहले मज़ेदार लगती थी अब इस दौरान में वो भी अच्छा नहीं लगता है। खाने पीने में मज़ा नहीं आता है, नींद डिस्टर्बड है, बाकी हॉबीज़ एक्टिविटीज़ में बिल्कुल एंजॉयबल कुछ नहीं लगता है। और साथ के साथ कभी कभार इसको ना फोर शॉर्टनेट फ्यूचर तक फ्यूचर को ख़त्म, एंड ही समटाइम्स फील्स के लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, नाउमीदी आ जाती है। सो व्हेन दीज थिंग्स कम टुगेदर, और बहुत रेयरली इनमें सुसाइडल आइडियाज़ भी होते हैं, व्हेन दीज थिंग्स कम टुगेदर, सैडनेस, मायूसी, दिल की तंगी, देन लैक ऑफ प्लेजर, जब ये कुछ देर के लिए एक साथ आ जाएं, इट्स कॉल्ड डिप्रेशन। ये बहुत कॉमन है हमारी यूथ में आजकल। अब दूसरे कैटेगरी का डिसऑर्डर है एंग्जाइटीज़। एंग्जाइटीज़ क्या होते हैं कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया तो उसको एक क्वालिटी दी है, फियर, डर, और डर की वजह से पूरी कायनात चल रही है। कभी कभार ये डर क्या हो जाता है, किसी इंसान में डर बिला वजह हो जाता है, या
मोर देन एक्सपेक्टेड हो जाता है कि हद से ज़्यादा तजावुज़ कभी कभार ऐसा होता है कि उसके रिजल्ट्स आने वाले होते हैं तो उसको ये दिमाग में डर होता है कि मे बी आई गेट फेल्ड। रिजल्ट की फिक्र होना बहुत अच्छी बात है, बट रिजल्ट को लेकर डर हो जाना, देन अनड्यू डर होना, कंटिन्यूस डर हो जाना, वो एंग्जाइटी है। सो ये दो मोटे, जो आपने साइकोलॉजिकल टर्म बोली थी, दो मोटे मैंने डिसऑर्डर बोल दिए कि एंग्जाइटीज़ कैसी होती है और डिप्रेशन भी कैसे होते हैं। और फिर इन डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा अकसाम हैं, इसी तरह एंग्जाइटीज़ में भी बहुत डिटेल में इनकी किस्में हैं। जैसे कुछ लोगों को क्या होता है कि कुछ लोग जो आमतौर पे आप इवनिंग में हॉस्पिटल के बाहर देखेंगे, अगर खड़ा रहेंगे तो पैनिक करके आ जाते हैं। अचानक से किसी बंदे को लग रहा है एज इफ मुझे हार्ट अटैक हुआ, वो सांस के लिए ना दौड़ रहा होता है, 15-20 मिनट उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती, पूरा मोहल्ला उसके साथ होके उसको हॉस्पिटल ले जाता है। यूजुअली यंग एडल्ट्स में होता है, फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम, इसको पैनिक अटैक बोलते हैं। ये एंग्जाइटी की एक किस्म है। डॉक्टर साहब के पास पहुँचे, वो छोटी सी एक पिल दे के या थोड़ा बहुत कुछ एक्सरसाइज करवा के, दीज पीपल यूजुअली डू वेल। अब दूसरा एक एंग्जाइटी का किस्म है जो बहुत कॉमन है हमारे बुजुर्ग में। आप देखेंगे कि आपके घर में ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, उनको हर किसी चीज़ की एक्स्ट्रा फिक्र है। बिल्कुल। जैसे कि उसका बच्चा स्कूल गया, देन शी इज लाइक कि क्या वो पहुंचा, वापस उसका बेटा काम पे है, क्या वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये जानते हुए कि भी वो काम पे है, वो फिर भी 5 कॉल करेंगे। उस बच्चे को 4:15 4:30 घर पहुंचना था, वो नहीं पहुंचा तो उनको बहुत बुरे ख्याल आने शुरू हो जाता है। ये जनरलाइज्ड एंग्जाइटी होती है, बुजुर्गों में हमारे बहुत कॉमन है। इसी तरह ओसीडी को लेकर हर कोई बोलता है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है ये एक अब बहुत कॉमन टर्म हो गई है, चाहे वो लड़कियों में हो लड़कों में। लाइक कोई भी लड़की अगर कोई हॉस्टल जाएगी या कोई लड़की कहीं नई जगह पे जाएगी तो उनका वो सैनिटाइजर वाला वो पोर्शन अपने पास होता है, लाइक वी हैव एन ओसीडी। तो लेकिन बेसिकली उनको मालूम ही नहीं होता कि ओसीडी होता क्या है। ओसीडी मेरे लिए जो डेफिनेशन ओसीडी वो एक अलग चीज़ हो सकती है। एक कॉमन कश्मीरी के लिए ओसीडी का डेफिनेशन शायद अलग हो सकता है, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज वुड बी डिफरेंट एंड देन द मेडिकल साइंस वुड बी डिफरेंट। क्योंकि कुछ चीज़ कॉमन लिंगो में आ जाता है। जैसे कश्मीरी के लिए डिप्रेशन लफ्ज़ अलग चीज़ है, कोई भी बंदा उल्टा पुल्टा बोलते उसको डिप्रेशन बोलते हैं, बट फॉर ए स्पेशलिस्ट डिप्रेशन इज डिफरेंट। इसी तरह ऑब्सेसिव होना इट्स अ नॉर्मल थिंग, बट ओसीडी एक डिसऑर्डर है। जब यही चीज़ डिसऑर्डर बन जाती है उसको ओसीडी बोलते हैं, विच ए स्पेशलिस्ट वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या इसकी जो ऑब्सेसिवनेस है, इज इट विद इन द लिमिट्स और इज इट हैज़ क्रॉस्ड लिमिट्स। सो एन एक्सपर्ट वुड बी टेल दैट। बट ओसीडी जो है, इसको लेकर जब भी कोई पढ़ता है उसको लगता है मुझको भी है। एक मोटा मोटा चीज़ याद रखना है, जब तक आपके काम, आपका जो रूटीन है, आपकी जो ड्यूटीज़ है, आपकी जो लाइबिलिटी वो डिस्टर्ब नहीं होती है, तब तक आपको कोई डिसऑर्डर नहीं है, वेदर वो ओसीडी या एंग्जाइटी कोई भी। आपका काम है, आप बिल्कुल काम करें, फिर आप 6 बार नहाएं 4 बार नहाएं, डजेंट मैटर। मोटा मोटा अगर आपका काम डिस्टर्ब नहीं हो रहा, आप विद इन योर सेल्फ अच्छा कर लेंगे और ऑप्टिमली फंक्शनिंग, सो इट्स नॉट ए डिसऑर्डर। इसी तरह कश्मीर को लेकर कुछ डिसऑर्डर्स लाइक पीटीएसडी को लेकर बहुत रिसर्च हुई है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में आया भी है लिटरेचर में। सो अनदर डिसऑर्डर जो कॉमन है कश्मीर में। तो मोटे मैंने 2 बोल दिए कि एडल्ट्स में डिप्रेशन और एंग्जाइटीज़ में बहुत किस्में हैं। इसी तरह बच्चों के भी अलग से कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत बार ऐसे होते हैं, यूथ को मान लो कि सपोज़ घर पे, क्योंकि यंग अडल्ट है तो सपोज़ घर पे उनको किसी ने डांट दिया, पेरेंट्स ने डांट दिया कि आप गाड़ी नहीं चला सकते या दोस्तों के साथ नहीं जा सकते, तो वो एक दिन के लिए खामोश हो जाता है। खामोश होके वो अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके बैठ जाता है एंड देन ही सेज कि मैं तो डिप्रेशन में हूँ। क्या वो डिप्रेशन हो सकता है? पॉइंट इज नॉट क्या वो डिप्रेशन है, पॉइंट इज कि वो बच्चा क्यों कर रहा है ऐसे। परहैप्स द थिंग इज उस बच्चे को हमने ये सिखाया नहीं है कि अगर रूठना भी है तो कैसे रूठना है। परहैप्स दे डोंट हैव अ वेंट आउट कि कैसे, हाउ डू वी परसुएड आवर पेरेंट्स। पहले तो उनको परसुएड करना नहीं आता है, वो तो यूजुअली ब्लैकमेल करेंगे पेरेंट्स को रादर देन परसुएडिंग। सो इफ दे वुड बी एबल टू परसुएड द पेरेंट्स फॉर अ राइटफुल थिंग, तो पेरेंट्स तो देंगे। अब मान लीजिए वो बात नहीं होती तो उसके बाद वो रूठ जाता है, वो रूठ के अंदर बैठता है। क्यों बैठता है? क्योंकि उसने देखा है कि उसका एक दोस्त ऐसे ही जो बाइक मांग रहा था, वो भी रूठा था फिर मिली थी। ही इज लर्निंग दिस थिंग, he is not learning actively, he is learning it subconsciously. So it is not really, क्योंकि क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जो अब यही बंदा जब काफ़ी टाइम तक खामोश रहता है क्योंकि चहल पहल करता रहता है अपनी फैमिली में, लेकिन कई टाइम से ये चुप रहता है, फिर जो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो डॉक्टर के पास, उनको साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास लेता है, बोलता है इसको एंग्जाइटी होती है या इसको डिप्रेशन है। वो डॉक्टर साहब उस टाइम पे डिसाइड करेंगे कि सच में है कि भी नहीं है। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो इस हद तक जाते हैं, बहुत कम,
क्यों? क्योंकि उनमें पहले ही कहीं ना कहीं वो एलिमेंट होता है दैट दे आर नॉट ग्रोन वेल और दे आर नॉट इमोशनली वेरी मैच्योर, और आई से दे आर इमोशनली नॉट कोपिंग विद दीज थिंग्स, और उसकी वजह से दे काइंड ऑफ गो इनटू अ टेम्पर टैंट्रम। ओके। तो उसकी वजह से उनको ऐसा नहीं कि बच्चा सुबह उठा शाम को डिप्रेशन लेबल कर देंगे, एन एक्सपर्ट वुड बी असेसिंग दैट पर्सन डिटेल में कि सच में हो भी रहा है ऐसा कि नहीं। यूजुअली बच्चा ऐसा करता है, बट इट्स वेरी अननेचुरल कि एक बच्चे को डांट दिया और उसके बाद वो 15 दिन 20 दिन 30 दिन बात ना करे, रूम से ना निकले, देन इट नीड्स टू बी इवेल्युएटेड। बट यूजुअल जो रूटीन में होता है, परहैप्स दैट्स अ नॉर्मल थिंग विच शुड हैपन, बट वी शुड हैव टॉट आवर चिल्ड्रन कि इस चीज़ से कैसे निकलें, लाइक व्हाट वुड बी द बेटर वे ऑफ परसुएडिंग योर पेरेंट्स। एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शंस ये बच्चे दिखाते हैं कि एक्यूटली इनको स्ट्रेस करना मैनेज नहीं आता है, परहैप्स इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट। बट दीज आर एनेक्डोट्स, दिस इज़ नॉट कि ये एक सोसाइटी में एक बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट चीज़ है। सो दीज एनेक्डोट्स वुड नॉट डिटरमिन मेंटल हेल्थ कैसा है हमारी सोसाइटी का। मोरलेस जो बाकी दुनिया में इश्यूज़ है मेंटल हेल्थ के, वो यहाँ भी है। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफ़ी पेशेंट्स को आप विजिट करते हैं एक दिन में, तो आपसे जानना चाहेंगे कश्मीर में कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा है जिनमें मेंटल डिसऑर्डर पाया जाता है? सब एज ग्रुप्स में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है। मैक्स कौन सा? नहीं, ऐसा कहना बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि बुजुर्गों के अपने मसाइल हैं, उनको भी देखा जाता है, बच्चों के अपने मसाइल हैं, उनको भी देखा जाता है, और एडल्ट्स के अपने मसाइल हैं। फीमेल्स में तो कुछ प्रेवलेंस कुछ डिसऑर्डर्स की ज़्यादा है, मेल्स में कुछ की ज़्यादा है। एक एज ग्रुप हम ले लें, परहैप्स इट वुड नॉट बी राइट टू से कि 15 से 25 में ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। बच्चों के अपने हैं। व्हेन यू कंपेयर दैट विद द अल्टीमेट प्रोपोर्शन ऑफ एज, जैसे मैं अगर लोगों, कश्मीर की लास्ट पॉपुलेशन थी 70 लाख, इसमें से एडल्ट्स थे अराउंड 45 लाख। exactly. तो वहाँ से बच्चे कितने बचते हैं और बुजुर्ग कितने बचते हैं? अब मैं ऐसे कैलकुलेट करूँ कि मेरे ओपीडी में तो बच्चे बहुत कम आते हैं, इसका मतलब बच्चों का काम है, बट ओवरऑल बच्चों की पॉपुलेशन कितनी है वो भी देखना है। सो जैसे बाकी दुनिया में है, यहाँ भी बिल्कुल वही सिनेरियो हो, प्लस माइनस थोड़ा सा ज़्यादा है बिकॉज ऑफ व्हाट वी हैव बीन गोइंग थ्रू। सो उसकी वजह से थोड़े कुछ डिफरेंसेस है, कल्चरल डिफरेंसेस है, जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस है, बट ओवरऑल डिसऑर्डर्स हर एज में है। हाँ, अब कुछ सालों से कुछ एज ग्रुप्स में ज़्यादा देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2-3 चीज़ें हो गई, एक्सपर्ट्स बढ़ गए, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स अभी हर डिस्ट्रिक्ट में है, देन अवेयरनेस बढ़ गई, देन लोग इस पर काम करना शुरू कर दिए, तो हमें लगता है कि अब है। और फोर्थ, हमारी जो रहन सहन में कुछ चेंजेस आ गई, उसकी वजह से भी कुछ डिसऑर्डर्स फ्लेयर अप हो रहे हैं। आई वोंट से कि हो रहे हैं, उसी चीज़ से फ्लेयर अप हो रहे हैं। जैसे कि हमारे बचपन में आउट ऑफ होम टाइम बहुत होता था, 4 बजे के बाद बच्चे स्कूल से आके 4 बजे के बाद वो घूमते थे, फिरते थे। अभी टेक्नोलॉजी, यस, वो अंदर बैठेंगे, फिर वो घर में थोड़ा गुस्सा करेंगे, फिर वो ज़्यादा गुस्सा करेंगे, फिर माँ बोलेगी ADHD है, विच इज़ एक्चुअली समटाइम्स थिंग्स are getting overdiagnosed just because we are not giving people other ways of releasing this extra energy, this extra entropy. So मोटा वही है जो बाकी दुनिया में है, यहाँ थोड़ी सी डिफरेंस है। Do you think our fast paced life की वजह से they have an impact of mental health? फास्ट लाइफ एक रियलिटी है, अगर हो भी इससे तो कोई ज़्यादा कर नहीं सकते, बिकॉज दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। फॉर एग्जाम्पल आई से कि गैजेट्स की वजह से है, बट गैजेट्स तो देने हैं बच्चों को, सो द थिंग्स विल कीप ऑन चेंजिंग एंड आवर बॉडी विल कीप ऑन अडेप्टिंग। जैसे कुछ डिसऑर्डर्स पहले ज़्यादा कॉमन थे, अभी वो थोड़े कम हो गए, नए डिसऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे हैं, विच इज़ हैपनिंग इन ऑल ब्रांचेज ऑफ मेडिसिन। सो द सेम इज़ ट्रू अबाउट साइकेट्री, थिंग्स विल बी ट्रांसफॉर्मिंग। और हाँ, कुछ चीज़ें अभी ज़्यादा हो रही है, जैसे कि बच्चे अभी ज़्यादा अटैक से भी हो रहे हैं, और उसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, उस वजह से थोड़े इश्यूज हैं, बट दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स हाउ वी विल लर्न थिंग्स। सर आपसे जानना चाहेंगे, जो मेंटल हेल्थ के जो वर्कशॉप्स आजकल हो रहे हैं, डू यू थिंक दैट हैज़ अ गुड इम्पैक्ट ऑन द पीपल जो वो वर्कशॉप्स ले रहे हैं? जैसे कि आजकल स्कूल्स में भी काफ़ी ज़्यादा वर्कशॉप्स हो रहे हैं। स्कूल्स में द बेसिक एजुकेशन अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज हैज़ टू गो। जैसे हमारे टीचर्स को बहुत ट्रेन किया जा रहा है, DHS के along with then school education department has been doing things कि टीचर्स को थोड़ा ट्रेन करे, सेंसिटाइज करे, ताकि कोई बच्चा अगर है ऐसा जिसको नीड्स है, so that he is properly referred. Workshops would be a sensitization only, and these are helping, but it would be should be complemented with later proper referrals. Okay. जो सबसे अहम चीज़ है।
बहुत दफ़ा क्या होता है कि एक वर्कशॉप हो रहा है कहीं या एक कैंप हो रहा है, उस कैंप में एक बडिंग प्रोफेशनल है, यंग प्रोफेशनल है, उसने किसी को लेबल कर दिया और वो वहीं लेबल्ड ही रहता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद वो उस चीज़ के स्पेशलिस्ट को मिले एंड ही इज़ गिवन दैट प्रॉपर केयर। हाँ, ओवरऑल इट्स लीडिंग टू गुड अवेयरनेस, बट व्हाट वी नीड मोर इज़ कि हमें हर स्पेशलिटी में जो साइकाट्री की है, we need to have more specialists, whether it's from the psychiatry side or the psychology side, both we need to have more specialists. We have a good number when it's compared to rest of the country, the numbers are very good, but we need to have more specialists, we need to have proper referrals, जिसमें जो थोड़ा अभी इशू है कि प्रॉपर रेफरल हो नहीं रहा है, कि उसमें रीज़न है शायद अवेयरनेस among the professionals, medical professionals, उसमें काम करने की ज़रूरत है। तो सर आपसे जानना चाहिए, जो न्यूरो साइकोलॉजिस्ट होते हैं और जो न्यूरो साइकेट्रिस्ट होते हैं, इनमें इनकी कंडीशन में क्या डिफरेंस होती है? ब्रॉडली मैं बोलूँगा दो चीज़ें हैं, एक साइकेट्रिस्ट होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है। अब मैं इसका अगर आपको एक एग्जांपल दे दूँ, आपको ऑर्थोपेडिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट जैसा होता है, वैसे साइकेट्री में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ऑर्थोपेडिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट एक ही पेशेंट पे काम करते हैं, वैसे ही साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एक ही पेशेंट पे काम करते हैं। बट इन सम केसेस a physiotherapist only is helpful, and in some cases a psychologist only is helpful. But I'll say the opinion should be always holistic. इनमें से जो one who has gone and studies the human brain is the psychiatrist. Okay. He's an MBBS, then an MD doctor, and sometimes a specialization over it. And the psychology people usually come from humanities background and they come with a clinical degree. लकीली J&K में भी होती है वो क्लिनिकल डिग्री, बट उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा बच्चे जस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन करके साइकोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं एज काउंसलर्स, एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, which is not done, which is unethical, as well as RCI does not allow that. RCI is a board like MCI which regulates all this. There is a degree called MPhil in clinical psychology which produces a psychotherapist or a psychologist. So that degree is very important for the people, and it should be from a good institute. Obviously from GMC Srinagar, it's one of the best, I would say. So everybody jumping into mental health, that has to be taken care of. So मैं यहाँ ये बात भी बोल दूँ, there has to be a difference between a psychotherapist or a psychologist vis-a-vis a influencer, or I'll say a career counselor or motivational speaker. जो मोटिवेशनल स्पीकर है हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, अभी वो भी साइकोलॉजिस्ट बन रहे हैं. लाइक आई कुड बी अ गुड मोटिवेशनल स्पीकर, बट वन टू वन किसी की प्रॉब्लम समझना और उस पर बात करना, इट्स अ डिफरेंट थिंग. एग्जैक्टली. सो एनीबडी हु इज टॉकिंग वेरी नाइसली ऑन यूट्यूब might or Facebook might not be a good counselor. So please go to professionals when it comes to mental health. Meet a psychiatrist or meet a clinical psychologist. Do you think but the road to clinical psychologist should usually go through psychiatrist, because psychiatrist has a better understanding how the things will go in next 10 years, 8 years. So यथ वनन छ दूर अंदेश आसन psychiatrist अथ मामलास में, because they would be the difference between a psychiatrist and a common doctor would be कि मेरा जो दोस्त है MBBS MD physician, he treats depression as good as me. The only difference is कि मुझे ये आइडिया होता है कि 6 साल बाद क्या होगा. अब फिजिशियन को वो आइडिया थोड़ा कम रहता है. सो सेम वे एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से डायरेक्ट मिलके थोड़े इश्यूज रह सकते हैं. सो द पार्ट डिफरेंस इज देयर. यस, इट इज, दीज आर वेरी डिफरेंट थिंग्स. दे आर वेरी डिफरेंट थिंग्स. सर, अकॉर्डिंग टू यू, एक वन लास्ट क्वेश्चन वी वांट टू नो, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू थिंक दैट फैमिली को कैसा सपोर्ट करना चाहिए अगर किसी को मेंटली हु इज नॉट गुड साउंड और somebody who is a normal person, तो फैमिली का कैसा रोल होता है एक मेंटल पर्सन के लिए? Family is the first doctor for anybody, for any issue, for any health issue for that matter. और mental health issues में थोड़ा ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, because कभी कभार these people are like they are very sad and they are like they don't have any expectation they will do well. So family का वहाँ रहेगा, giving him that hope that he could do well, and giving him that hope that he could be put to treatment and ultimately he can recover. Sometimes mental health issues कुछ ऐसे भी होते हैं कि where people actually are not keeping in touch with reality. They don't understand that we have an issue. और उस केसेस में तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है. और वर्ल्ड ओवर जो रिसर्च हो गई थी, एक स्टडी बहुत मशहूर है कि
दुनिया के 8-9 कंट्रीज़ में की गई थी। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में उसमें इंडिया भी एक कंट्री थी, देन जिम्बाब्वे थी, यूएस था, सम मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ एज वेल। तो द बेस्ट रिजल्ट्स केम फ्रॉम दीज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, इंडिया, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया एंड अदर प्लेसेस। द रीज़न वाज कि हमारा फैमिली स्ट्रक्चर अभी इंटैक्ट है। सो फैमिलीज़ का इतना ज़्यादा रोल है कि हमारी उतनी फैसिलिटीज़ है नहीं, हमारे पास उतना कैपिटल है नहीं कि हम इन्वेस्ट करें, बट बिकॉज ऑफ फैमिलीज द मेंटल हेल्थ इश्यूज हैव अ वेरी गुड either recovery or I'll say results in third world country. It's just because of mental health these families, and second our faith. You must value Shasan because our faith is very different from developed world. We believe that things come from God and things go to God. We believe in destiny. We believe in life hereafter. So we believe in a social milieu. So because of these things, our mental health is far better than the rest of the world. Thank you so much for your valuable time, sir. Pleasure. We just want one last message from you to the youth, other to the people who are seeing you right now. मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है हमारी सोसाइटी में एज प्रेवलेंट एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्लाइटली मोर देन दैट 13% जो दुनिया भर में है. सो mental health issues, it's a reality. It can happen to anyone among us. We should take care of our own selves. But once we recognize that when issue, we should meet an expert. क्योंकि जो स्टिग्मा है जिसके बारे में हमने बात नहीं की, कि बहुत सारे लोग कतराते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाना या इवन फिजिशियंस के पास जाना विद दिस कंप्लेंट कि आई एम फीलिंग सैड. हमारी सोसाइटी में लोगों को बोलना ही नहीं आता है कि मैं शुडियल तंग. वी डोंट नो हाउ टू से दिस वर्ड. सो पीपल हैव टू कम आउट. इट्स बेटर टू nip the evil in the bud only. आपको लगता है कहीं ना कहीं अब जो कश्मीरी लोग हैं वो ओपन अप हो रहे हैं ज़्यादा as compared to पहले टाइम से? There is lot has changed over 10-15 years, but a lot more needs to be done. Lot more needs to be done. बहुत कुछ हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है. एक ज़माना था कि पूरे कश्मीर में एक जगह जीएमसी श्रीनगर में और जेवीसी में मिला के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को टैकल किया जाता है. अभी हर डिस्ट्रिक्ट में 2-3 जगह. So the numbers have increased by more than 600%. The people who throng to mental health experts. Things have changed, but seeing the prevalence, things have to be done at a wider scale now. But right now people are getting open up. Yes, definitely. But बहुत ज़्यादा काम करने की अभी भी ज़रूरत है. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड में एक और नए डॉक्टर के साथ. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.